यह कहानी एक ऐसे कपल की है जो एडवेंचर करने के लिए एक वीरान आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर से देखने पर यह जगह जितनी मनमोहक लग रही थी, असलियत में यह उतनी ही ज्यादा खौफनाक और रहस्यों से भरी हुई थी। ऐसे में देखते ही देखते उनका यह मजेदार ट्रिप एक बहुत ही डरावने सपने में तब्दील हो जाता है। ऐसे में वो अब बुरी तरह से इस सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं, जहां से जिंदा लौटना भी एक जंग बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद एक बहुत ही शानदार आइलैंड का नजारा दिखाया जाता है। इसी वीरान जगह पर बेथ और हैरी नाम का एक कपल अपना वक्त बिताने आया है। असल में इन दोनों की अभी जल्दी ही शादी हुई है, इसलिए अपने हनीमून को हमेशा के लिए यादगार और रोमांचक बनाने के लिए उन्होंने इस जगह को चुना है। यह टापू समुद्र के बीच में होने की वजह से बिल्कुल सुनसान है, यानी यहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं रहता। दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका प्लान पूरे 10 दिन तक यहाँ रुकने का है और वो इस ट्रिप को जमकर एंजॉय करना चाहते हैं। उन्हें इस जगह तक लाने के लिए जैक्सन नाम का एक शख्स अपनी बोट से आया है। उसका काम सिर्फ उन्हें यहाँ छोड़ना है और उसके बाद वो वापस लौट जाएगा। जैक्सन उनका सारा सामान बोट से उतारता है और वहां से निकलते वक्त उन दोनों से कहता है कि अगर 10 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें वापस जाना हो तो वो अपने सैटेलाइट फोन से उसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, वो तुरंत उन्हें लेने आ जाएगा। ये सुनकर बेथ हंसते हुए कहती है कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहेंगे। इसका मतलब था कि वो यहाँ अपने समय को खूब मजे से बिताने वाले हैं। इसके बाद जैक्सन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बेथ ने शुरुआत से ही अपने कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था ताकि इन खूबसूरत पलों की यादें हमेशा ताजा रहें। दोनों इसलिए भी ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई और मौजूद नहीं था। अगले 10 दिनों के लिए वो दोनों ही इस पूरे टापू के इकलौते मालिक थे। मगर इस खामोश आइलैंड पर आगे उनके साथ क्या क्या भयानक होने वाला है, इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे। कुछ समय तक आराम करने के बाद वो दोनों समुद्र में स्विमिंग करने उतर जाते हैं। पानी में काफी देर तक मजे करने के बाद वो वापस बीच पर आते हैं और वहीं बैठकर रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमांस करते करते वो दोनों वहीं रेत पर सो जाते हैं। लेकिन जब अचानक उनकी आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि रेत पर किसी अनजान इंसान के पैरों के निशान बने हुए हैं जो बिल्कुल उनके पास से गुजरे थे। यह देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो उन निशानों का पीछा करते हुए सीधे पास वाले जंगल की तरफ जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, पैरों के निशान एकदम से गायब हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह थी कि जब यहाँ उनके अलावा कोई है ही नहीं तो फिर यह निशान किसके हो सकते हैं। कुछ देर परेशान होने के बाद वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपना टेंट लगाने के काम में जुट जाते हैं। वैसे भी उनके लिए 10 दिन का समय कम ही पड़ने वाला था। जब रात हो जाती है तो हैरी आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लेने जंगल में चला जाता है। वहां अचानक उसकी नजर कुछ हड्डियों पर पड़ती है। उन्हें देखकर हैरी समझ नहीं पाता कि यह इंसानी हड्डियां हैं या फिर किसी जंगली जानवर की। उसी वक्त उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन पलटकर देखने पर वहां कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वह चुपचाप अपनी लकड़ियां उठाता है और वापस लौट आता है। फिर दोनों आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। तभी हैरी वो हड्डियां बेथ को दिखाता है और बताता है कि लकड़ियां चुनते समय मुझे यह जंगल में मिली हैं। बेथ उन्हें देखकर कहती है कि यह शायद किसी बहुत बड़े जानवर की हड्डियां होंगी। फिर भी दोनों के मन में यह डाउट बना हुआ था कि असल में ये हड्डियां हैं किसकी। कुछ देर सोचने के बाद हैरी बात घुमा देता है और वो दोनों इस अजीब बात को भूल जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक के बाद सो जाते हैं। पर आधी रात में बाहर से कुछ अजीब सी हलचल की आवाज आती है। हैरी बाहर निकलकर चेक करता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब बेथ कहती है कि शायद तेज हवा के कारण यह आवाज किसी पेड़ से आई होगी, जिसके बाद वो दोबारा सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही हैरी फिर से पानी में स्विमिंग कर रहा होता है। तभी बेथ जोर से आवाज देकर उसे बुलाती है और दिखाती है कि किसी ने उनके कपड़े एक ऊंचे पेड़ पर टांग दिए हैं। यह देखकर दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि इस वीरान जगह पर उनके अलावा ऐसा कौन कर सकता है। इसकी जांच करने के लिए वो दोनों जंगल के अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता। हार मानकर वो वापस आते हैं और सोचते हैं कि शायद यह काम किसी बंदर का ही होगा जो उनके कपड़े पेड़ पर लटकाकर भाग गया होगा। इसके बाद दोनों फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पानी में हैरी का पैर गलती से एक मछली पर पड़ने ही वाला होता है कि तभी बेथ झटके से उसे रोक लेती है। वह उस मछली को उठाकर बताती है कि यह एक स्टोन फिश है। इसके कांटे इतने जहरीले होते हैं कि अगर गलती से भी पैर इस पर पड़ जाता तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर काम तमाम हो सकता था और इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। इसके बाद वो दोनों बहुत सेफली अपनी फिशिंग करते हैं
और फिर थोड़ी देर स्विमिंग भी करते हैं। पानी से बाहर आने पर अचानक उनके कानों में जंगल की तरफ से किसी के रोने की दर्दनाक आवाज पड़ती है। इस आवाज का पीछा करते हुए वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें वहां एक छोटा सा घर नजर आता है जो काफी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। यह देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है कि इतने सुनसान इलाके में किसी का घर कैसे हो सकता है। रहस्य जानने के लिए वो हिम्मत करके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक पुराना बिस्तर और कुछ सामान रखा हुआ था। सारी चीजें बहुत पुरानी लग रही थीं। डरावने माहौल को देखकर बेथ तो बाहर निकल आती है, लेकिन हैरी घर के और अंदर जाकर चेक करता है। वहां उसे एक और छोटा सा कमरा दिखता है। उसकी दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें एक लड़की हाथ में भाला पकड़े किसी आदमी की जान ले रही थी। हैरी को यह सब काफी अजीब लगता है। तभी बाहर से बेथ उसे बुलाने लगती है तो वो बाहर चला आता है। बाहर आने पर बेथ उसे दिखाती है कि वहां किसी को दफनाया गया है। उस कब्र के ऊपर लकड़ी का एक क्रॉस लगा हुआ था जिस पर साफ अक्षरों में कोरल नाम लिखा हुआ था। दोनों यह सब देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह कोरल नाम की लड़की कौन हो सकती है और वह इतने सुनसान आइलैंड पर पहुंची भी कैसे होगी। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान शख्स छुपकर इन दोनों पर लगातार नजर रख रहा है। अब यह इंसान कौन है, यह घर किसका है और इस कब्र का असली राज क्या है, ये सब हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। इसके बाद वो दोनों वापस अपने टेंट के पास लौट आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अब भी वही सारी अजीब बातें घूम रही थी। टेंट पर आकर बेथ अपने कैमरा में रिकॉर्ड की गई क्लिप्स को देखने लगती है और हैरी को भी अपने साथ देखने के लिए कहती है। दोनों अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं, पर तभी उनकी नजर एक ऐसी क्लिप पर पड़ती है जिसे उन्होंने खुद शूट नहीं किया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वो दोनों सो रहे थे तब किसी ने छुपके से आकर उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये देखकर वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि इस आइलैंड पर उनके अलावा जरूर कोई और इंसान भी मौजूद है। बेथ बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत यहाँ से जाने की जिद करने लगती है, पर हैरी उसे समझाता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो कहता है कि हो सकता है ये किसी का प्रैंक हो जो हमारे सोते समय आया और वीडियो बनाकर चला गया, लेकिन बेथ नहीं मानती और कहती है कि जब यह आइलैंड सुनसान है और हमारे सिवा कोई नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। हैरी उसे प्यार से गले लगा लेता है क्योंकि वो सच में बहुत डर गई थी और उसे समझा बुझाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों इन चीजों को नजरअंदाज करके दोबारा मस्ती मजाक में लग जाते हैं ताकि वो अपने समय को यादगार बना सकें। इसी बीच अचानक उन्हें तेज गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बीच पर आते हैं और देखते हैं कि समुद्र में एक बोट है जिसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं जो फायरिंग करके बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहे हैं। उन्हें देखकर वो राहत की सांस लेते हैं कि यह आइलैंड पूरी तरह सुनसान नहीं है। अगर ये मछुआरे यहाँ हैं तो शायद और भी लोग होंगे। इसके बाद वो इत्मीनान से अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। अब अगले सीन में रात का वक्त हो चुका है। वो टेंट में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की दर्दनाक आवाज आती है। यह आवाज उसी पुराने घर की दिशा से आ रही थी। वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी भयानक आवाज किसकी हो सकती है। हैरी बेथ को टेंट में ही रुकने को कहता है और खुद उस घर की तरफ चेक करने निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर उसे भी डर लग रहा था, पर जैसे ही वो धीरे से दरवाजा खोलने वाला होता है तभी पीछे से बेथ वहां आ जाती है। उसे देखकर हैरी बुरी तरह चौंक जाता है। वो बेथ को वापस टेंट में जाने के लिए कहता है और खुद अंदर जाकर छानबीन करने लगता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे पन्ने थे। वो कुछ पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि बाहर से बेथ उसे जोर जोर से बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो फौरन बाहर आता है। बाहर आकर वो देखते हैं कि उस लड़की की कब्र पर जो लकड़ी का क्रॉस पहले नीचे गिरा हुआ था वो अब बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया गया था। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि यह सब अब किसने किया है। काफी सोचने के बाद वो मान लेते हैं कि शायद उन 2 बोट वालों ने ही यहाँ आकर ऐसा किया होगा। इसके बाद वो वापस टेंट के पास लौटते हैं और बाहर ही आग जलाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जागते ही वो देखते हैं कि किसी ने उनके टेंट के आसपास बहुत सारे सी क्यूकम्बर्स लटका दिए थे जो देखने में बहुत ही अजीब और घिनौने लग रहे थे। हैरी यह सब देखकर समझ जाता है कि यह कोई प्रैंक नहीं हो सकता। अब वह भी यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बैग से सैटेलाइट फोन पूरी तरह गायब था। बेथ घबराकर कहती है कि फोन नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो दोनों उन 2 मछुआरों की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हें ढूंढकर वो फोन के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो मछुआरे उनकी भाषा नहीं समझते, जिससे हैरी गुस्से में आकर उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इससे वो दोनों मछुआरे भी भड़क जाते हैं और हाथापाई शुरू कर देते हैं। वो बेथ के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं।
किसी तरह खुद को बचाकर हैरी और बेथ वहां से लौट आते हैं। जब वो मछुआरे वहां से अपनी बोट की तरफ जाते हैं तो बेथ और हैरी चुपके से उनके बैग्स में अपना फोन तलाशने लगते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता। इसके बाद हैरी अकेले ही तैरते हुए काफी मुश्किल के बाद उनकी बोट तक पहुंच जाता है। बोट पर वो रेडियो से जैक्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो सिग्नल खराब होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर हैरी बोट पर रखी बाकी चीजें देखने लगता है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे बेहोशी की हालत में बीच पर ले आता है। रात के समय दिखाया जाता है कि उन दोनों आदमियों ने बेथ और हैरी को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया है। उनमें से एक आदमी बेथ के करीब आकर उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तभी दूसरे आदमी को जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो दोनों चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हैरी किसी तरह संघर्ष करके खुद को छुड़ा लेता है और फिर बेथ को भी फ्री कर देता है। वो भागने ही वाले होते हैं कि तभी जंगल की तरफ से लगातार फायरिंग और उन दोनों आदमियों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। बेथ और हैरी देखते हैं कि उनमें से एक आदमी बुरी तरह घायल अवस्था में भागता हुआ आ रहा है और वो डर के मारे अपनी बोट लेकर वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह बेथ जागती है और घायल मछुआरे के खून के निशानों का पीछा करते हुए उसी पुराने घर तक पहुंच जाती है। वहां पड़ी हुई डायरी को उठाकर वह पढ़ने लगती है। तभी हैरी भी वहां आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि इस डायरी में उन आदमियों के साथ कल रात जो भी हुआ वो सब लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि सालों पहले कॉरल नाम की एक लड़की यहाँ फंस गई थी। तब 7 आदमियों ने उसे अकेला पाकर उसका भयानक शोषण किया और टॉर्चर करके बेरहमी से मार डाला। लेकिन वो लड़की मौत के बाद एक बुरी आत्मा बनकर वापस लौट आई और उन लोगों से चुन चुनकर बदला लिया। इसके बाद जो भी इस आइलैंड पर आता है वो आत्मा उसे जिंदा वापस नहीं जाने देती और उसे आदमियों से बहुत नफरत है, इसलिए वो उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देती है। पर हैरी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो इस डायरी को बकवास बताता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। पर बेथ डायरी की बातों पर यकीन करने लगी थी। वो कुछ सीपियां इकट्ठा करके कॉरल की कब्र को सजाने लगती है। इसी बीच उसे घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है, तो वह चेक करने के लिए अंदर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी बीच पर अकेला बैठा गाने सुन रहा था। तभी उसे महसूस होता है जैसे पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखता है पर वहां कोई नहीं होता। रात में बेथ हैरी से कहती है कि घर में सचमुच कॉरल की आत्मा है, पर हैरी अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। वो कहता है कि अगर कॉरल की आत्मा इनोसेंट लोगों को मार देती है तो हम दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं। इस बात पर दोनों में बहस होती है और फिर वो सो जाते हैं। आधी रात में हैरी भयानक सपना देखकर अचानक उठ बैठता है। उसकी हरकत से बेथ भी जाग जाती है। वो टॉर्च जलाकर बाहर देखते हैं तो वहां पर 2 नई कब्रें बनी हुई थीं। ये देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। अगली सुबह वो बीच पर बैठे थे और बेथ डर के मारे रो रही थी। सैटेलाइट फोन गायब होने की वजह से वो किसी को बुला नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक प्लेन उड़ता दिखाई देता है। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि गुजरते हुए प्लेन्स को उनके होने का सिग्नल मिल सके। इसी दौरान हैरी को सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए उसी पुराने घर के अंदर पहुंच जाता है। वहां फोन को जमीन पर पड़ा देखकर वो हैरान हो जाता है कि यह यहाँ कैसे आया। जब वो फोन रिसीव करता है तो उसे कॉल से भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये वैसी ही आवाजें थीं जब वो 7 आदमी कॉरल का शोषण कर रहे थे। कॉरल दर्द से चीख रही थी पर वो लोग उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। यह सुनकर हैरी घबरा जाता है और फोन नीचे फेंक देता है। तभी वहां कॉरल की भयानक आत्मा आ जाती है। उसे देखकर हैरी की रूह कांप जाती है और वो आत्मा एक चाकू से हैरी को मार डालती है। हम भी पहली बार कॉरल को देखते हैं, जिसके बाद वह अंधेरे में ओझल हो जाती है। दूसरी तरफ बेथ देखती है कि हैरी बीच पर नहीं है और अंधेरा भी हो रहा था। वो टॉर्च लेकर उसे ढूंढते हुए उसी घर में आ जाती है, पर वहां हैरी नहीं मिलता। जब वो बाहर जाने लगती है तो देखती है कि कॉरल की कब्र के ठीक ऊपर हैरी की लाश लटक रही है, जिसे बेरहमी से मारा गया था। यह नजारा देखकर बेथ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगली सुबह होश आने पर वो देखती है कि हैरी की लाश वहां नहीं है। वो भागते हुए बीच पर आती है और माचिस से लकड़ियों में आग लगाने लगती है। तभी उसकी नजर समुद्र पर पड़ती है, जहां कॉरल की आत्मा पानी के ऊपर खड़ी थी। बेथ चीख कर उसकी तरफ दौड़ती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, लेकिन गुस्से में भागते हुए उसका पैर पानी में छिपी स्टोन फिश पर पड़ जाता है। जहर के दर्द के कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो घिसटते हुए वापस बीच पर आती है और गिर जाती है। वो जानती थी कि अब आधे घंटे के अंदर उसकी मौत पक्की है। मौत को सामने देखकर उसे हैरी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि 10 दिन बीत चुके हैं और जैक्सन वहां बेथ और हैरी को लेने आ पहुंचता है। जब वो बोट से बीच पर उतरता है तो उसे टेंट के पास 2 नई कब्रें दिखाई देती हैं। वो दोनों को पूरे आइलैंड पर ढूंढते हुए उसी घर तक जा पहुंचता है। वहां उसे वही डायरी मिलती है। वो उसे उठाकर पढ़ने ही लगता है कि तभी अचानक उसके पीछे बेथ आकर खड़ी हो जाती है। असल में बेथ मर चुकी थी और उसकी कब्र भी कॉरल की कब्र के पास ही थी। यानी अब बेथ भी एक खौफनाक आत्मा बन चुकी थी और कॉरल की तरह वो भी इस आइलैंड पर आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतारेगी। आखिर में हमें इस पूरे आइलैंड का नजारा दिखाया जाता है कि दुनिया में ऐसे सुनसान आइलैंड मौजूद हैं जिनमें कितनी रहस्यमयी बातें दफन हैं जिनसे हम बेखबर हैं। दोस्तों, यह थी इस खूबसूरत लेकिन खौफनाक आइलैंड की एक रहस्यमयी कहानी। कॉरल की दर्दनाक मौत और आत्मा का इंतकाम इस आइलैंड को एक ऐसी जगह बना देता है जहां कदम रखने वाले हर इंसान का मौत इंतजार कर रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी भटकती आत्माएं और रहस्यमयी घटनाएं सच में होती हैं या सिर्फ यह एक कल्पना है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।